गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में हरित क्रांति के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने पिछली कक्षा में भारत के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था। योजना आयोग के द्वारा भारत को जो 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया था, उन 15 जलवायु प्रदेशों को हमने देखा था और उनको मानचित्र के माध्यम से नक्शे में दर्शाया भी था। आज उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। उन सभी का अध्ययन करते हुए हम एक एक जो जलवायु प्रदेश है उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और उसकी जलवायु को देखेंगे कि प्रत्येक जलवायु प्रदेश जो है, कृषि जलवायु प्रदेश, वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, तापमान कितना रहता है, वर्षा कितनी होती है। तापमान और वर्षा दोनों जलवायु के निर्धारित तत्व होते हैं। साथ ही साथ हम वहाँ पर की जाने वाली फसलों की भी बात करेंगे कि उस क्षेत्र में कौन कौन सी मुख्य फसलों उगाई जाती है। तो इस तरीके से हम वहाँ की कृषि और जलवायु दोनों पक्षों को देखेंगे और उनके विस्तार को देखेंगे कि उपरोक्त जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो किस स्थान पर मौजूद है, कहाँ से लेकर कहाँ तक उसका विस्तार पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों। ठीक है, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। नंबर 1 जलवायु प्रदेश जिसको कहा जाता है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन। द वेस्टर्न हिमालयाज रीजन। यह प्रदेश देखिए सबसे पहला प्रदेश माना गया है और यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का एक भाग है, इसलिए इसका विस्तार आप सभी को मालूम होगा कहाँ तक है। पहले इस तरीके से हम टॉपिक डालेंगे एक एक। विस्तार, इसके विस्तार की बात कर लें तो इसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ कहाँ है? जम्मू में है, कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड। लद्दाख हमको अलग से क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य का दर्जा नहीं रखता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर और लद्दाख, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिखा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ तक पहला प्रदेश माना है जो किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ का तापमान देख लेते हैं। पहला जो जलवायु प्रदेश है कृषि जलवायु प्रदेश, इसके विस्तार हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक है इसका विस्तार। तापमान यहाँ का देखते हैं तो तापमान देखिए, हम जो भी पढ़ेंगे, जितने भी प्रदेश पढ़ेंगे उनमें तापमान जून का भी देखेंगे और जुलाई का भी देखेंगे। ठीक है, तो जून और जुलाई दोनों का तापमान हम यहाँ पर इसके अंतर्गत देखेंगे। तो जून और जुलाई नहीं, जनवरी और जुलाई। जुलाई में यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कब तक? कहाँ से?
5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रहता है। और जनवरी में यहाँ का तापमान कितना रहता है बोलो? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान हो जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ का हो जाता है। ध्यान रखिएगा तापमान संबंधी ये बातें, यानी कि गर्मियों में जो तापमान रहता है न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में न्यूनतम -5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है। वर्षा, अब आप बताइए ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, यहाँ पे क्या वर्षा होती है क्या? हाँ होती है। केवल ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है यहीं पर वर्षा नहीं होती, होती तो है बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्षा होती है वो है 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक। ये बताओ इतना 150, हालांकि बहुत ज़्यादा हो गया है 150, इस क्षेत्र में इतनी वर्षा नहीं होती, लेकिन जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है आपको मालूम है वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है पहाड़ों पर और बादल फटने वाली प्रक्रिया होती है। मैंने आपको जब भारत की जलवायु और मानसून का अध्ययन हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था मानसून, प्रस्फोट और बादल का फटना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बादल यहाँ पर क्यों फटते हैं, बारिश यहाँ पर ज़्यादा क्यों होती है, आपको उस वीडियो को देखना चाहिए दोबारा, उस भारत के मानसून वाले वीडियो को देखना चाहिए आपको दोबारा, ठीक है। तो वर्षा यहाँ पर कितनी होती है बोलो? 75 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। विस्तार देख लिया हमने, तापमान देख लिया हमने, वर्षा देख ली। अब कृषि फसलें देख लेते हैं, कौन कौन सी कृषि फसलें यहाँ पर होती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो कृषि फसलें होती है उनमें गेहूँ चावल वगैरह नहीं है। कृषि फसलों के अंतर्गत यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली बागवानी फसलें हैं। बोले तो खट्टे मीठे फलों के खेत, जैसे सेब हुए, नाशपाती हुई, केसर, अखरोट, बादाम, इनके पेड़ ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे। तो सूखे मेवे जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स, उनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा फसलें यहाँ पर पैदा की जाती है, ठीक है। देश में लगभग सभी हिस्सों में जो सेब होता है, एप्पल, उसका निर्यात हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य से किया जाता है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इसका निर्यात किया जाता है। तो प्रमुख फसलों में आप लिखिए सेब, नाशपाती, इसके अलावा अखरोट, बादाम, आड़ू, आलू नहीं है, आलू इसके बाद लिखा है मैंने, आलू, कुछ मात्रा में कुछ हिस्सों में चावल भी किया जाता है, गेहूं भी उगाया जाता है, मक्का भी उगा लिया जाता है। ये सभी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद केसर लिख दिया मैंने, इसमें केसर नहीं लिखा ना, केसर भी लिखिए आप। देश में सर्वाधिक केसर की कृषि भी जम्मू कश्मीर में ही की जाती है। करेवा मिट्टी मैंने आपको बताया होगा। ये 4 बातें हमको लिखनी है। इसके बाद एक और टॉपिक डाल देना है हमको इसमें विशेष करके, ठीक है। क्या विशेष बात है? विशेष बात इसके अंतर्गत क्या है वो हमको लिख देनी है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर विशेष बात जो है मैं लिख देता हूँ इसमें। विशेष बात यह है कि कुल्लू, कश्मीर और दून, ये क्या है? घाटियाँ, ठीक है। इन घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि अन्य पूरा जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी,
पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर केवल जो घाटियाँ हैं, कुछ घाटियाँ जैसे जम्मू कश्मीर घाटी जिसको बोलते हैं, दून घाटी, कुल्लू, कांगड़ा, ये जो घाटियाँ हैं यहाँ पर ही केवल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये घाटियाँ नीचे की तरफ है। यहाँ नदियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उन नदियों का क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर नदियाँ तो पाई जाती है, लेकिन पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर नहीं पाई जाती, जबकि इस पूरे क्षेत्र में हिमालय प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी प्रधान रूप से पाई जाती है। एक बात और लिखेंगे हम इस विशेष में, वो बात ये लिखेंगे कि यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों, साथ ही साथ यहाँ के किसानों को नियोजन समझाने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ के जो किसान हैं वो परंपरागत तरीके से इन सभी का कृषि करते हैं। तो यहाँ के किसानों को नियोजन कहते हैं योजना बनाने को, उसको समझाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ HYV हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेरित करना, ये दोनों आवश्यकताएं यहाँ पर महसूस की जा रही है। इन दोनों को महसूस की जा रही है यहाँ पर, तो ये दोनों आवश्यकताएं भी पूरी करना ज़रूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उतार लीजिए, फिर इसको मैं मिटाने जाऊँगा। फिर दूसरा प्रदेश पढ़ेंगे हम, पश्चिमी की जगह पूर्वी हिमालय प्रदेश। चलिए, लिख लिया होगा आपने, मिटा देते हैं इसको। चलिए, इसके बाद देखते हैं 2 नंबर, पूर्वी हिमालय प्रदेश। कौन सा है बोलो? पूर्वी हिमालय प्रदेश। द ईस्टर्न Himalayas region, the eastern Himalayas region। देखिए, पूर्वी हिमालय जो है वो पश्चिमी हिमालय से अलग विशेषताएं रखता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में जो है तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जबकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पश्चिमी जो हिमालय है वो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर वाला एरिया है, और वहाँ की जो ऊंचाइयाँ हैं पहाड़ियों की वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कम पाया जाता है। जबकि पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मीरी, मिशिमी, नागा, पटकाई भूम, ये वाली पहाड़ियाँ, यहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा नहीं गिर पाता, क्योंकि इनकी ऊंचाई इतनी नहीं है। दूसरी, ये विषुवत रेखा से उसके मुकाबले ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, हम जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, जबकि ये वाली पहाड़ियाँ यहीं पर आती है। तो इतना अंतर है ना भाई, इतना अक्षांश का अंतर है, लगभग 20 डिग्री या 15 डिग्री अक्षांशों का अंतर है इनमें। तो ये अंतर भी मायने रखता है। जितना ज़्यादा उत्तर की तरफ जाएंगे आप, उतनी ज़्यादा बर्फीली क्षेत्रों वाली पहाड़ियाँ आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है इसका विस्तार देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा इसका विस्तार कहाँ से है कहाँ तक है। ठीक है, इसका विस्तार देखिए, सिक्किम से शुरू होता है। सिक्किम के बाद 7 सिस्टर्स जितनी भी बहनें हैं उन सभी के नाम लिख देंगे हम यहाँ। अरुणाचल प्रदेश, आसाम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी वाला जो क्षेत्र है, आसाम का ब्रह्मपुत्र घाटी वाला जो क्षेत्र है उसको निचले गंगा के मैदान है उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, हालांकि वो गंगा का मैदान नहीं है, लेकिन निचली गंगा का जो मैदान है उस मैदान के साथ उसको शामिल किया गया है, इसलिए ब्रह्मपुत्र घाटी को आप उसमें समझना, निचली गंगा वाली घाटी में। ठीक है, यहाँ पे मैं आसाम तो लिख दूंगा, लेकिन आसाम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी वाला जो क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, उसको निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत शामिल किया गया है। आसाम, मेघालय,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा है बोलो, त्रिपुरा। साथ ही साथ इसमें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को भी शामिल किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल को जो दार्जिलिंग जिला है उसको भी इसी पूर्वी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया है योजना आयोग ने। ठीक है, कौन कौन से हैं? सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम, मेघालय, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला। हो गए ना 7, 8 राज्य हो गए होंगे सिक्किम को मिलाकर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी वगैरह ये वाला जो क्षेत्र है इन सभी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा देख लेते हैं हम। तापमान देखते हैं पहले। अब बताइए यहाँ पर तापमान ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तापमान यहाँ पे कम नहीं मिलेगा, यहाँ पे औसत तापमान मिलेगा। बहुत ज़्यादा तापमान भी नहीं मिलेगा, बहुत कम तापमान भी नहीं मिलेगा। कितना तापमान मिलेगा देखिए यहाँ पे तापमान जो है जुलाई में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? जुलाई में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि जनवरी का जो तापमान मिलेगा आपको वो मिलेगा 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जुलाई का तापमान ज़्यादा मिलेगा, जनवरी का तापमान कम मिलेगा, लेकिन 10 डिग्री से कम तापमान यहाँ पर नहीं पाया जाता। ये औसत वार्षिक तापमान है। ठीक है, क्या है ये? औसत वार्षिक तापमान हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे वर्षा। यहाँ पर वर्षा कितनी पाई जाएगी? यहाँ पर जो वर्षा पाई जाएगी वो वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 400 सेंटीमीटर तक पाई जाएगी। वार्षिक वर्षा कितनी है बोलो? 150 से लेकर के 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाएगी। ठीक है, 150 से लेकर के 400 सेंटीमीटर क्यों पाई जाएगी? आप सभी को मालूम है यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है मेघालय के अंदर। ठीक है ना, मेघालय के अंदर विश्व का सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा वाला ये क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, 150 न्यूनतम है और 400 अधिकतम है वार्षिक वर्षा। ठीक है, ये औसत है। ठीक है, औसत वार्षिक लिखिए आप आगे, वार्षिक वर्षा। ठीक है, इतनी बात हो गई। विस्तार देख लिया, तापमान देख लिया, वर्षा देख लिया। अब ये दोनों जलवायु के घटक हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कृषि जलवायु प्रदेश। तो हमने जलवायु को देख लिया, अब कृषि देख लेते हैं। यहाँ पर किन किन चीज़ों की कृषि की जाती है? कृषि फसलें, बोलो किन किन चीज़ों की कृषि की जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर भी चावल की कृषि की जाएगी, मक्का की कृषि की जाएगी, आलू की कृषि की जाएगी। ये सभी कृषियाँ यहाँ पर कॉमन है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, वो याद रखनी है, उसको नहीं भूलना आपको। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको सेब, नाशपाती, केसर ये नहीं भूलनी, तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ नहीं भूलनी। गेहूँ चावल तो आप चाहे जहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चावल तो आप सभी जो प्रदेश है भारत के वहाँ पर लिख दीजिए तो भी चलेगा। गेहूँ उत्तर भारत के प्रदेशों में लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन कुछ विशेष फसलें यहाँ पर पाई जाती है, जैसे एक है चाय। उस चाय को आप यहाँ पे लिखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि चाय यहाँ की इम्पोर्टेंट फसल है। भारत में इसी क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जो कृषि फसलें हैं उसमें चावल है, मक्का है,
कुछ क्षेत्रों में मक्का। चाय को आपको लिखना है, ये मस्ट है, ठीक है, चाय। इसके अलावा फलोद्यान कृषि है, खट्टे फल, फलोद्यान कृषि। खट्टे फलों की सबसे ज़्यादा कृषि करने के लिए फेमस कौन सा है मालूम? कौन सा है? CHA जलवायु प्रदेश। त्रिवार्ता का जलवायु प्रदेश पढ़ा है आपने, थारनथवेट का पढ़ा है, कोपेन का पढ़ा है, उसमें एक आता है CSA भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खट्टे फलों की कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ भी अनानास लिख लीजिए आप, अनानास, अंगूर लिख लीजिए, संतरा लिख लीजिए, ये सब की कृषि यहाँ पर की जाती है, ठीक है। चावल, मक्का, चाय और फल। चावल की कृषि कहाँ की जाती है बोलो? चावल की कृषि कहाँ की जाती है बोलो? चावल की कृषि की जाती है ब्रह्मपुत्र घाटी और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ भी चावल की कृषि की जाती है, खेतों को सीढ़ीनुमा बनाकर। हालांकि खेत में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सीढ़ीनुमा इस तरीके से बनाया जाता है कि उनको वहाँ पे पानी की आवक बनी रहे, पानी उसमें जड़ों में रुकता रहे, इस तरीके से बना लिया जाता है, ठीक है। चाय की कृषि तो आपको मालूम है ही कैसे करते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं इसमें भी, लेकिन इसमें पानी को रुकने नहीं दिया जाता, एक दूसरे के विपरीत है दोनों। यहाँ पानी को रुकना ज़रूरी है, यहाँ पानी को रुकना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पानी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद यहाँ विशेष में देखेंगे हम, विशेष में देखेंगे यहाँ पर लाल और भूरी मिट्टी पाई जाती है, और साथ ही साथ ये जो पूरा प्रदेश है पूर्वी हिमालय प्रदेश, इसके 33% भूभाग पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब भी स्थानांतरित कृषि सीढ़ीनुमा खेत बना करके वहाँ पे की जाती है, ठीक है। वहाँ पेड़ उग जाते हैं, क्योंकि वर्षा अच्छी होती है, यहाँ पर पेड़ उग जाते हैं, उन पेड़ों को साफ़ कर दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में उन पेड़ों को साफ़ करके वहाँ पर कृषि की जाती है। 2-4 साल कृषि करके फिर वहाँ छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पेड़ उग जाते हैं, फिर दूसरी जगह के पेड़ों को काट करके वहाँ पर कृषि की जाती है। इस तरीके से इन क्षेत्रों में कृषि कर ली जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई? बात समझ में आ रही है ना? हमने 2 प्रदेश पढ़ लिए हैं अब तक। 2 प्रदेशों में हमने पहले पश्चिमी हिमालय वाले को पढ़ा, उसके बाद पूर्वी हिमालय प्रदेश को पढ़ा। पश्चिमी हिमालय में सिंपल था, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था। वहाँ पर केसर की कृषि की जाती है, बादाम की कृषि की जाती है, सेब, नाशपाती, अखरोट, इन सभी की खेती की जाती है। साथ ही साथ गेहूँ और चावल भी कुछ मात्रा में वहाँ पर उगा लिया जाता है। जलवायु की बात करी थी, वहाँ पे वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर बतलाई थी, लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर। उसमें आप कोष्टक में लिख लीजिएगा, लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि लद्दाख सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक है भारत का। द्रास, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जलवायु की बात कर रहे हैं तो हम। इसके बाद हमने तापमान भी देख लिया था। तापमान वहाँ पे 5 से 20 डिग्री सेल्सियस था जुलाई में, और 15 से -5 डिग्री सेल्सियस था जनवरी में, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर आकर वहाँ पर कृषि नियोजन की थोड़ी सी आवश्यकता थी, उन्नत बीजों की आवश्यकता थी, कृषि नियोजन की वहाँ पे आवश्यकता थी, ये हमने विशेष में लिखा है। फिर इसके बाद हमने पूर्वी हिमालय प्रदेश को पढ़ा। पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस रीजन, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? 7 सिस्टर्स वाली जो बहनें हैं, जिनको कहा जाता है आसाम से बने हुए देश, राज्य, जिसमें सिक्किम है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है और आसाम खुद है। इसके साथ साथ दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल का, इस क्षेत्र को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद यहाँ का तापमान देख लेते हैं, तो तापमान ज़्यादा नहीं है, तापमान है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये जुलाई में पाया जाता है औसत, और यहाँ पर कम हो जाता है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस जनवरी के महीने में, जब सूरज मकर रेखा पे चला जाता है। फिर 150 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है, सबसे ज़्यादा है देश में। चाय इम्पोर्टेंट है लिखना, इसके अलावा गेहूँ भी लिख सकते हो आप, चावल लिख सकते हो आप, मक्का लिख सकते हो आप, ठीक है। आलू भी लिख सकते हो, यहाँ पर आलू की कृषि भी की जाती है।
फलोद्यान कृषि नहीं बोलेंगे हम। खट्टे फलों को उगाने वाली कृषि जो होती है फलोद्यान कृषि, उसमें नींबू संतरा, नींबू भी लिख सकते हो आप, नींबू संतरा अंगूर अनानास इसकी खेती यहाँ पर की जाती है। विशेष के अंतर्गत लाल भूरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इस पूरे क्षेत्र के 33% क्षेत्र पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश वो कौन सा है उसको भी देखेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, तीसरा जो जलवायु प्रदेश है उसको कहते हैं सतलुज यमुना का मैदान। द लगा सकते हो आप, द सतलुज यमुना प्लेन रीजन, आगे रीजन भी लिख सकते हो आप, प्रदेश। ठीक है, ये तीसरा जलवायु प्रदेश है जो जो पश्चिमी हिमालय प्रदेश है उसके जस्ट नीचे है। ठीक है, पश्चिम की तरफ जहाँ पर सतलज और यमुना नदी का दोआब वाला क्षेत्र है, यानी कि पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें विस्तार देख लेते हैं इसका। इसका विस्तार, इसके विस्तार के अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है। पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इसके अलावा राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र भी इसी में शामिल है। ठीक, इसके बाद देखते हैं इस सतलज और यमुना के मैदान के अंतर्गत जो तापमान रहता है वो वार्षिक तापमान कितना रहता है। तापमान का हम जो अध्ययन करेंगे वो दो भागों में करेंगे। कौन कौन से दो भागों में करेंगे? एक तो जुलाई के अंतर्गत और एक जनवरी के अंतर्गत, जो हमने पहले बता रखा है आपको, जुलाई के अंतर्गत और जनवरी के, यानी कि हम ग्रीष्मकालीन तापमान भी पढ़ेंगे और शीतकालीन तापमान भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जुलाई के अंतर्गत जो यहाँ का तापमान रहता है वो रहता है 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ध्यान रखना आप ये। इसके अलावा जो जनवरी का तापमान रहता है, जनवरी का तापमान वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रहता है जनवरी का। ठीक है, इसके बाद वर्षा देख लेते हैं हम। वर्षा यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, कितनी होती है? वर्षा यहाँ पे होती है 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। 75 से 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फसलों के लिए सिंचाई सुविधा आसानी से उपलब्ध है, नहरी सिंचाई पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम वर्षा के बाद जो प्रमुख चीज़ है, प्रमुख फसलें यहाँ पर कृषि फसलें। सभी प्रकार की फसल होती है लगभग खाद्यान्न उत्पादन संबंधी। गेहूँ सर्वाधिक होता है, तो गेहूँ को पहले लिखेंगे यहाँ पर। गेहूँ, चावल भी काफ़ी मात्रा में होता है, चावल, सरसों भी होती है, चना, तिलहन,
दलहन, ये सभी प्रकार की फसलें हैं। इसके अलावा आलू भी यहाँ पर होता है। ये सारी फसलें हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत उगाई जाती है। ठीक है, तो हमने जलवायु भी देख ली और यहाँ पर इसकी कृषि भी देख ली। ठीक है, 1 2 3 चारों टॉपिक को हमने देख लिया। इसके बाद स्पेशल देख लेंगे, इसके अंदर क्या है, विशेष के अंतर्गत लिख देंगे इसके अंतर्गत स्पेशल क्या चीज़ है। विशेष में देखिए यहाँ पर जो है नहरी सिंचाई, नहरी सिंचाई और ट्यूबवेल सिंचाई पर्याप्त मात्रा में की जाती है, यानी कि ज़मीन से पानी जो निकाला जाता है ट्यूबवेल सबमर्सिबल पाइप के माध्यम से आसानी से निकाला जा सकता है। नहरी सिंचाई यहाँ पर पर्याप्त रूप में उन्नत है। यहाँ के जो किसान हैं वो देश के सबसे विकसित किसान हैं। यहाँ के जो किसान हैं वो देश के सबसे विकसित किसानों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया है कृषि में। कृषि में जो नवीन टेक्नोलॉजी आई है उस नवीन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाने वाले यही थे। और ध्यान रखिए, हरित क्रांति जो सफल हुई थी, हरित क्रांति सफल होने में भी इस प्रदेश का ही अहम योगदान है। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो क्षेत्र है वो भी यही है। ये भी आप विशेष में लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। एक और विशेष बात हम लिखेंगे इसमें, वो ये लिखेंगे यहाँ पर भूमि लवणीयता, भूमि क्षारीयता की अधिकता पाई जाती है, यानी कि नमकीन भूमि यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है तो मिट्टी खराब हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। आज हमने 3 जलवायु प्रदेशों को पढ़ लिया भारत के। इसके बाद कल के वीडियो में हम अगले जलवायु प्रदेशों को पढ़ेंगे। तब तक आप इन जलवायु प्रदेशों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।